एक मुस्बत खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शहबाज हुकूमत ने दरियाए सिंध से मुतनाज़ा नहरें निकालने के मामले को जो है मौखर कर दिया है। बिलाशुबा जहाँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कामयाबी है, वहीं सिंध की कौम परस्त मजहबी और सियासी जमातों, वकला और सिविल सोसाइटी की भी कामयाबी है, जो महीनों से इस मामले को लेकर चल रहे थे और बड़े नामसाइद हालात के बावजूद हैं हम देखते हैं कि जी पुरअमन जो है एहतजाज, रैलियाँ और धरने दे रहे थे। उन्होंने ही दरहकीकत इस कामयाबी की बुनियाद डाली है, जिस पर आज दोनों बड़ी जमातों को मुत्तफिक होना पड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे यकीनन इस मामले को खुश उसलूबी से तय करने का सेहरा जाता है और यकीनन ये ऐलान भी खुश आइंद है कि अब ऐसा कोई भी जो फैसला है, मनसूबा है, वो सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय से ही और बिल्कुल आईनी तरीके से किया जाएगा। लेकिन जनाब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है और वो ये कि जनाब इस मामले पर हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत पहले ही जो है अगर सोच समझ कर फैसला कर लेती तो आज ये हालात ना होते। यानी कि इस मामले पर इतने दिन जो चपकलिश जो है उससे बचा जा सकता था। शहबाज हुकूमत ने न सिर्फ मुतनाज़ा नहरों के मामले पर बल्कि आईनी तरामीम और कई दीगर मामलात पर ऐसी ही कहते हैं ना जल्दबाजी और फुर्ती का मुजाहरा किया, सबूत दिया, जिससे तनाज़े मुल्क में बढ़े ना कि कम हुए। आज शहबाज शरीफ साहब ने जहाँ सिंध के खदशात को दूर किया है, वहीं अब इस बात की ज़रूरत है कि इसी तरह बलूचिस्तान की पेचीदा हालात को सुलझाया जाए और खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस हैं उनको निपटाने के लिए भी वो ऐसे ही मुस्बत किरदार अदा करें और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, उसे इत्माद में लें और उसके रहनुमाओं पे अगर कोई झूठे मुकदमात कायम हैं या वो बिला वजह जेल में है तो वो रिहा हो सकें। इन इक़दामात से पाकिस्तान में जो कहते हैं ना कि जारी और सियासी कहते हैं कि सियासी हलचल और हिद्दत का जो तासुर है उसके ख़ात्मे में मदद मिलेगी और ये जो सियासी अदम इस्तेकाम का जो एक हम देखते हैं कि हर वक्त एक धड़का लगा रहता है वो दूर होगा। ये इक़दामात इसलिए भी ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और वाहिद दुश्मन भारत जो एक बार फिर जारहाना अज़ाइम के साथ मैदान में है और उससे निमटने के लिए कौमी इत्तेहादी हमारा सबसे मौसर और ताकतवर हथियार है। वैसे आज की जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है वो कौमी सलामती कमेटी इजलास है, जिसके मजबूत एलामिये को जो है मुल्क के तूलो अर्ज़ में सराहा गया है। भारत की सफारती जाहिरियत के जवाब में कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बर्द करने का जो है फैसला किया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम ट्रांजिट ट्रेड भी जो है मुअत्तल कर दी है और शिमला मुआहदे समेत दीगर तमाम दो तरफा मुआहदे जो हैं मुअत्तल करने पर अब गौर करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने वाज़ा और दो टोक अंदाज में पैगाम दिया कि जी सिंध ताश मुआहदे जो है मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश जो है वो नाकाबिल कबूल है और अगर पानी रोका गया तो इसे इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा, जिसका हर सतह पर भरपूर और मौसर जो है पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान ने भारत की किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देने का भी ऐलान किया है। पाकिस्तान की तरफ से किए गए इक़दामात में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद जो हैं वो भारतीय हवाई कंपनियों के लिए फौरी बंद करने का भी ऐलान हुआ है, जिसका मतलब ये है कि भारत पे इसका फ़ौरन असर पड़ेगा। वहाँ के जो इन हवाई कंपनियाँ उनके जो ऑपरेशन है वो महंगे होंगे, फ़ज़ाई टिकट जो हैं वो महंगे होंगे और उनको एक लंबा चक्कर काट कर जो है अपनी मंजिलों पर पहुँचना पड़ेगा। खैर, दीगर इक़दामात में पाकिस्तान ने साक वीज़ा स्कीम के तहत जारी भारतीय वीज़ों की मनसूखी भी जो है उसका भी ऐलान किया है। साथ ही पाकिस्तान ने भारतीय दिफाई, फ़िज़ाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा अफराद करार देते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया है। भारतीय हाई कमीशन का जो अमला है वो 55 पे गालिबन इस वक्त मुश्तमिल है, उसको घटाकर 30 अफराद तक महदूद करने का भी फैसला किया गया है। कौमी सलामती कमेटी ने कश्मीरियों के हक़ खुद इख्तियारियत की हिमायत का इयादा किया है और ये कहा है कि जी भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ जो हैं वो दो कौमी नज़रिए की सच्चाई की दलील हैं और भारत का जो कश्मीर पर कब्ज़ा है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ है, उसकी खिलाफ वर्जी है। पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच का जो है एक मज़हर है। कुलभूषण यादव की सूरत में पाकिस्तान के पास जो है भारत की रियासती दहशत गर्दी का जिंदा सबूत है। तो जनाब ये है खुलासा जो आज हमारी कौमी सलामती कमेटी ने जिस तरह का ऐलान किया। तो जनाब हम बढ़ते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर इत्तलात मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बैनुल-अक़वामी मामलात पर, भारत के मामलात पर ख़ुसूसी तौर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब अपना कीमती वक्त देने का। जो एलामिया जारी किया गया वो तो हमें तो बड़ा तसल्ली बख्श लगा है क्या, लेकिन इक़दामात जो उठाए गए वो काफ़ी हैं और पाकिस्तान कुछ और भी कर सकता था? कोई ऐसे इक़दामात हैं जो करने से रह गए हों? अस्सलाम वालेकुम जी आमिर साहब और आपके व्यूज़ को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि जो कौमी सलामती कमेटी का एलानिया आया है ये बहुत मुस्बत है और मैच्योर है, मेजर्ड रिस्पॉन्स है और मैं उससे पूरी तरह मुतमिन हूँ क्योंकि ये कौमी जज्बात की, कौमी मफादात की पूरी अक्कासी करता है
और जो जवाब भी दिया, इंडिया के जो वॉर हिस्टीरिया है, जंगजू माहौल है उनका, हमने फर्मली जवाब दे दिया कि ये हमारी रेड लाइंस है, अगर अभी जारियत होती है खुदा न खास्ता इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और हमने जवाब में सिमला एग्रीमेंट को भी हेल्ड इन अबेयंस जो हमने कहा है, और अगर एक्शन रिप्ले होता है पुलवामा के बाद जो 2019 में इंडिया ने जारियत की थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसका भी एक मजबूत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो मुझे खुशी हुई इस एलामिया में, एक तो यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान अकलियत है उनके साथ जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसका जिक्र भी हुआ, जो हमारा फ़र्ज़ है। और दूसरी बात है कि जो बुनियाद है पाकिस्तान की, जो हमारा नज़रियाती तशख़्ख़ुस है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थियरी, उसका भी जिक्र हुआ। क्योंकि ये जो हिंदुत्व सोच है ये सबसे बड़ा ख़तरा है अमन और सलामती का, पाकिस्तान के लिए भी और ख़ित्ते के लिए भी। और उसका अक्कासी, उसकी सोच की बारे में सबसे पहले कायद आज़म ने 90 साल पहले देख लिया था कि इस सोच के तहत जो बुग़्ज़ और तकसीम और नफ़रत की बुनियाद पर है, हमारा गुजारा नहीं है और हमें एक आज़ाद मुसलमानों के लिए रियासत चाहिए। ये जो आपने फरमाया हिंदुत्व का जो खतरा है दुनिया में इस वक्त, पहले ही दो बड़े कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मिडल ईस्ट में भी चल रहा है, फिर रशिया और यूक्रेन का भी चल रहा है। तो ये लग ये रहा है कि बड़े सगीर जो पहले ही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जिसको कहा जा रहा है करसे से, तो वहाँ पर फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ा दी है। तो ये तीसरा थिएटर है जो मतलब है ये लोग खोल सकते हैं अपनी इंतहा पसंदी की वजह से। ये बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राउबीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जंग की तरफ हम जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि माजी की तरह 2019 की तरह एक हिंदुस्तान का फौजी हमला बराह रास्त पाकिस्तान पर होगा। उसकी दो वजूहात है। एक तो ये है कि हिंदुस्तान को मालूम है कि अगर खुदा न खास्ता वो रेड लाइन क्रॉस करता है और पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी अगर वो हमला करता है फौजी किस्म कार्रवाई की, तो उसका फौरी तौर पर ज़ोरदार जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए हमारी हिम्मत भी है, हमारी सलाहियत भी है और हमारी नीयत भी है। अच्छा, क्या वजह कि जो हम देख रहे हैं कि भारत ने जो सिफारती सतह पर एक बहुत बड़ी मतलब एक यकदम कशीदगी बढ़ाई है, उसके बाद जो उनका जिंग्विस्टिक मीडिया है, जो मैं उनके यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा हूँ, उनके और मीडिया को, तो वो तो मतलब है कि लड़ाई से एलओसी पे आग लगाने से कम बात करने पे तैयार ही नहीं है। तो अब ज़ाहिर है कि एक मिजाज बना दिया गया, एक हिस्टेरिया की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है भारत के अंदर, जुनून की। तो उसमें ज़ाहिर है कि जो खदशा है कि अगला स्टेप यही हो सकता है कि वो कोई मिस एडवेंचर करें, कोई मुहिम जोई करें 2000 फरवरी 2019 की तरह की। आपका ख्याल है कि नहीं करेंगे, लेकिन जो वहाँ पे अंदरूनी दबाव है उससे तो इशारे कुछ और हैं मुशाहिद साहब। दबाव कहाँ से है? दबाव इन्होंने खुद क्रिएट किया है। ये तो वॉर हिस्टीरिया खुद क्रिएट कर रही है इंडियन रियासत, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। और अपना जो मीडिया है उसको वो ऑटो पायलट पर चलता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है। जो काम हो पाकिस्तान बैशिंग करें और वो नफरत का इजहार करें, तो वो पहले भी देख चुके हैं हम। पहला का फ़र्क था कि इंडिया का इलेक्शन हो रहा था तो मोदी को ज़रूरत थी उस जंगजूई की। इस दफ़ा इलेक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए बेसिकली वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से दीवार के साथ लगा दिया जाए, अमेरिका उनका साथ दे, पाकिस्तान पर दबाव डाले और पाकिस्तान को तनहा करे। जो ये ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फार्मूला है, ये चलने वाला नहीं है। हालात तब्दील हो चुके हैं, तो इसलिए पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, पाकिस्तान बड़ा अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है, दानिशमंदी के साथ भी, और मैं समझता हूँ दिलेरी के साथ भी। इस्तेमाल किया आपने कि मेजर्ड भी है, रिस्ट्रेंट भी है, और उसके बावजूद मैसेज जो है वो दे दिया है पाकिस्तान ने। अच्छा, यहाँ पे मुझे वजाहत कीजिएगा, सिंध ताश मुआहदे के ऊपर मैं आता हूँ। ये जो पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट के बारे में कहा है कि इसके ऊपर गौर व खौस होगा, प्रैक्टिकली आप ये नहीं समझते कि जो भारत ने 2019 अगस्त में इक़दाम किए, एक तरफा 370 को रिवोक कर दिया और यूनिलेटरल तरीके से मकबूजा कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया, तो शिमला मुआहदा तो ख़त्म हो चुका है। तो पाकिस्तान इस पर मज़ीद गौर व खौस क्यों करेगा? क्या ज़रूरत है? देखिए ना, इंडिया ने जो इक़दाम किए हैं डी फैक्टो, उसमें ना सिर्फ शिमला मुआहदा बल्कि लाहौर एलानिया लाहौर, जो लाहौर डिक्लेरेशन था, जो वाजपेयी साहब के दौरे के बाद हुआ था 1999 में, वो भी डिफेक्टो उन्होंने बिल्कुल अलहदा कर दिया। लेकिन
जी उनकी तरह, वो तो इंडिया ने एक तरफा किया ना, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन तो इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस है, वो उनके कहने से खत्म तो नहीं होंगी ना, लेकिन हमने ये चूंकि जवाब देना था, इंडिया ने भी मनसूख नहीं किया इंडस वाटर्स ट्रीटी को, उन्होंने कहा हेल्ड इन अबेयंस, और हमने भी वही ज़बान इस्तेमाल की है कि हमने कहा कि चलो टिट फॉर टैट करना है, तो हम जो उनका टिट है IWT इंडस वाटर्स ट्रीटी, हमारा टैट है ये शिमला मुआहदा, तो वो एक सिंबॉलिक एक्शन है दोनों तरफ से, वो कुछ अच्छा, वो आपने थ्रेट ये है। पाकिस्तानी एग्रीमेंट जो वो स्टेप है उसको आपने सिंबॉलिक का समझ में आता है। सिंध ताज मुआहदे को आप जो भारत ने मुअत्तल किया उसको आप किस लिहाज से सिंबॉलिक कह रहे हैं? वो भी सिंबॉलिक इसलिए कि उन्होंने मनसूख नहीं किया, नहीं वो मनसूख नहीं कर सकते। देखें ना, अगर कॉन्क्रीट एक्शन हो तो वो है कि आबी जारियत हो जाए, जिसका हमने जिक्र किया अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से आया है कि अगर इंडिया ने पानी खुदा ना खास्ता बंद किया तो दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, वो हमने क्लियरली कह दिया है। तो उसमें अभी तो उन्होंने कहा ना इट विल बी हेल्ड इन अबेयंस टिल पाकिस्तान चेंजेस इट्स एटीट्यूड, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात इंडिया ने की है। तो उस हवाले से ये थ्रेट है, ये एक धमकी है, और धमकी जो है एक्शन नहीं है, वो एक फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से भी वही सिंबॉलिक हुआ है कि हमने भी धमकी दी है कि ठीक है हम भी फिर ये करेंगे अगर आप अपनी टेररिज्म ख़त्म नहीं करते। वो एक जवाबी कार्रवाई थी लफाजी के हवाले से, और बाकी जो स्टेप्स हैं वो तो इररिलेवेंट है। हम ना उनसे क्रिकेट खेल रहे हैं, ना आप उधर, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये जो टाइमिंग है कि हमने देखा कि मोदी साहब जो थे वो सऊदी अरब में मौजूद थे, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो भारत में मौजूद थे, कंक्लूड किया उन्होंने आज अपना दौरा जो है। तो ये जो पहलगाम का वाक़या और उसके बाद जो भारत ने फॉलो अप किया, इसकी टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? कि एक तरफ तो देखिए ये बड़ा क्लियर है कि दोस्त ये इंडिया इज हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस उसको करता है जब उनको टाइमिंग सूट करता है, जिस टाइमिंग से उनका चाहते हैं मैक्सिमम इम्पैक्ट हो, पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल ब्लेम किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जाए। जब आपको याद है मार्च 2000 में सदर क्लिंटन आए थे इस खत्ते में, चित्ती सिंहपुरा में जो वाक़या हुआ था अनंतनाग में, वो 35 सिख मार दिए थे इन्होंने, सिखों को मारा था इन्होंने। जी 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 आपको याद है। तो वो मकसद यही था कि वो दौरे को मुतासर करना। अब भी अमेरिका के नायब सदर आए हैं उस दौरे को मुतासर करने का, और प्लस पाकिस्तान की जो साख है मुस्लिम दुनिया में, सऊदी अरेबिया में, उसको भी ख़राब करने का। तो ये एक बड़ा सोची समझी स्कीम है। और ये जो सिंध ताज मुआहदे को इन्होंने वो जो कहा है हेल्ड इन अबेयंस, ये इनकी स्टेज मैनेज्ड है, ये पहले की स्कीम बनी हुई थी, तैयार थी, वो चाह रहे थे, ये बहाना चाहिए था, वो बहाना बन गया। मोदी एक अरसे से कह रहा था ना कि भाई वो पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। हाँ, मोदी पानी और उसकी बड़ी पुरानी जी जी वो बिल्कुल। तो वो उनके ज़हन में काफ़ी ज़हर थे ये जो लोग हैं, ये बदबूदार किस्म का हिंदुत्व जो है तकसीम और नफरत की बुनियाद पर है, ये उनमें बुग़्ज़ भी बहुत है। तो वो तो उन्होंने अखंड भारत का नक्शा अपने लोकसभा में लगाया हुआ है। ये बड़ा आपने मजे की बात की, वो बदबूदार भी हैं, और वो फिर 2 टके की जो भारतीय फिल्में हैं उसके डायलॉग भी ये डिप्लोमेसी में इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी ज़्यादा दिलचस्प बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के पास जो है सिफारती ऑप्शंस क्या हैं? मतलब है कि ज़ाहिर है कि एक तरफ भारत कॉन्सुलेट है, उसने प्रोपेगेंडा वॉर आपके खिलाफ शुरू की हुई है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान को चाहिए कम से कम 3-4 स्टेप्स तो हम ले सकते हैं ना। नंबर 1, हम मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। आमिर साहब, हमें चाहिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एटलीस्ट जो P5 मेंबर्स हैं, बाकी मेंबर्स हैं, उनके साथ ये सारा, और यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ ये इंडस वाटर्स ट्रीटी का इशू रेज करें कि ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, यकतरफा तौर पर हिंदुस्तान कर रहा है, और ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है क्योंकि ये आबी जहारियत के मुतरादिफ है। नंबर 1। नंबर 2, एक फैक्ट शीट तैयार करें जिसमें हम इंडियन जो एक्शंस हैं, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, और प्लस जो इंडियन स्पॉन्सर्ड स्टेट टेररिज्म है रॉ के जरिए। रॉ ने यही कोशिश अमेरिकन को मारने की कोशिश की जो सिख थे, कैनेडियंस को मारा जो सिख थे। पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट एंड गार्डियन 4 सालों में 20 दफ़ा उन्होंने ये कार्रवाई की है दहशतगर्दी की। और तीसरी बात है कि जो 2025 में हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, ये 100 साल एनिवर्सरी है RSS की। RSS एक रेसिस्ट और फैशिस्ट तंजीम 1925 में कायम हुई थी, और इसका मकसद ये था कि इस्लाम दुश्मनी, मसीह बरादरी के खिलाफ दुश्मनी, सिखों के खिलाफ दुश्मनी। तो ये अब रूलिंग पार्टी बन गई है उनका।
आप देखें इंडिया में एक एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है, ये वाहिद न्यूक्लियर ताकत है जिसकी क़यादत मजहबी इंतहा पसंदों के पास है। तो इसको हवाले से हमें इसको लॉफेयर एक फील्ड है कि हम लीगली इसको टेक अप करें एट द इंटरनेशनल कोर्ट लेवल ऑल्सो। ये तो, और अरुंधति रॉय ने तो कहा था अपने आर्टिकल में न्यूयॉर्क टाइम्स में कि टुडे इन इंडिया RSS इज द स्टेट। तो ये रियासत में इस किस्म की सोच का होना और इस किस्म की रियासत, ये दो रियासतें हैं जो इस किस्म की तौसी पसंदाना हैं, एक हिंदुस्तान ग्रेटर इंडिया अखंड भारत और एक इजराइल ग्रेटर इजराइल, जो दोनों जुल्म कर रहे हैं अपने ममालिक में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान पे अरसे से जो है दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहा है, ये जो इनका बयानिया है, नैरेटिव जो है वो इंटरनेशनल सतह पे कितना बिक रहा है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में मिक्स्ड है। ओवरऑल पहले ज़रा ज़्यादा बिकता था, लेकिन अब हिंदुस्तान का जो ख़ास तौर पे पिछले सालों में मोदी का जो हुआ है, देखे ना, 2-3 चीज़ें और भी हुई हैं। 3 फैक्टर्स देख लें। इस इलाके में इंडिया इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड। मालदीव्स में इलेक्शन हुआ, इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स। बांग्लादेश में इंकलाब आया, एक प्रो इंडियन हुकूमत को अवाम ने उखाड़ पछाड़ करके फेंक दिया। नेपाल में माओइस्ट हुकूमत है इलेक्टेड। श्रीलंका में एक लेफ्टिस्ट हुकूमत है जो चाइना के बहुत करीब है। पाकिस्तान तो वैसे ही बड़ा वाज़ेह है हिंदुस्तान की बालादस्ती के खिलाफ, तो एक खत्ते में देख लें। दूसरा देखें कि अमेरिका के अंदर जब से ट्रंप आया है, एक इशू जो आया है इलीगल माइग्रेंट्स का। 3rd लार्जेस्ट इलीगल माइग्रेंट्स इन अमेरिका में हिंदुस्तान से हैं। मेक्सिको नंबर 1, नंबर 2 अल सल्वाडोर, नंबर 3 इंडिया, 7.5 लाख। और जो पहला जहाज़ भेजा ट्रंप ने सदर बनने के बाद, वो हिंदुस्तान भेजा अमृतसर। 108 इंडियंस हथकड़ी लगाकर आए, वो हरियाणा में, वो चंडीगढ़ में पहुंचे थे। और आप देखें कि ये कहाँ से हैं, ये आए हैं, ये नौजवान हैं। 45% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यूपी, बिहार से ये लोग आए हैं, यंग लोग। तो इंडिया में हालात अपने बड़े ख़राब हैं। सिर्फ वो क्रोनी कैपिटलिज्म है अंबानी और अडानी लोगों का, जो अमीर गुजराती हैं मोदी के साथ। तो मोदी के अपने और उनके जो अपोजिशन है, आप देखें कि पहली दफ़ा गांधी फैमिली के 3 लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो मेंबर ऑफ लोकसभा हैं। तो ये मेरा हिंदुत्व की जो है अंदर भी उसको धचका लगा है। और 7 सिस्टर्स की बात करते हैं हम। यूनुस साहब गए थे चाइना, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये तो हमारे साथ हैं। और इधर जो वो चिकन स्नैक छोटा सा कॉरिडोर है, अगर वो स्नैप कर दें तो हिंदुस्तान वो अलहदा हो जाएंगे। एक झटके की बात है। अच्छा, मुझे बताइए, क्योंकि आप मीडिया गुरु भी हैं और कहते हैं सहाफ़ी भी रह चुके हैं, एडिटर रह चुके हैं, इब्लाग की सतह के ऊपर हम देख रहे हैं कि भारत के कौंसलॉट है, उनके समाजी मीडिया का, उनके जो मरकज़ी धारे का मीडिया, उनका पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा लगा? हमारा मीडिया ज़ाहिर है कि हम लोग रिस्ट्रेंट जो हमारी हुकूमत का है, और पाकिस्तान कोई जंगबाज मुल्क नहीं, हमारे यहाँ कोई जंगी जुनून नहीं, तो हम तो मुस्कुरा के बात करते हैं इन हालात में भी। लेकिन भारत को मैं देख रहा हूँ, वहाँ तो मतलब चेहरों पे वहशत है और एंग्री इंडियन नज़र आ रहा है हर तरफ आपको, बाउंड अप है बहुत ज़्यादा। तो ये इब्लाग की लड़ाई में पाकिस्तान के क्या अब तक परफॉर्मेंस रही और व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव आवर गेम? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है। और ये कंट्रास्ट सिर्फ मीडिया तक नहीं, ये सियासत में भी है। हर इंडियन इलेक्शन में मेन इशू क्या था? पाकिस्तान बैशिंग, मुसलमान बैशिंग। हमारे पिछले 30 सालों में इलेक्शंस हुए हैं, एक दफ़ा भी हिंदुस्तान का जिक्र नहीं आता, एक दफ़ा भी हिंदुस्तान कोई बैशिंग नहीं हुई मजहबी बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर। और आप मीडिया का देख लें कि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। क्या जमहूरियत है ये कि इस किस्म की सोच की वो अक्कासी कर रहा है, इस किस्म की नफरत की अक्कासी कर रहा है, इस किस्म के बुग़्ज़ की कर रहा है, और वॉर हिस्टीरिया कि पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से खुदा खासा मिटा दे। तो ये हिंदुस्तान ने एक्सपोज कर दिया है। उनका मीडिया भी उनका पिट्ठू बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट। कोई सेंसिबल बात नहीं हो रही। वो कहते हैं दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि पत्थर भारी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि एक तासुर ये कि जी पाकिस्तान के जो अंदरूनी तदादात हैं और पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है, पाकिस्तान को एक यूनिफाइड पोस्चर देने के लिए उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आपकी मेन स्ट्रीम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हों, उनको मनाना, एतमाद में लेना। उसी तरह बलूचिस्तान के बुरहान है, पेचीदा सूरत हाल है, KP में है। हुकूमत को क्या किस सिमत में जाना चाहिए ये अपने मामलात को सेटल करने के लिए? कितना ज़रूरी है हमारे लिए करना? देखिए जी, हमें बड़ा स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मेन इशू है वो बैरूनी जारियत, बैरूनी जो दुश्मनी है हमारी हिंदुस्तान के हवाले से, पूरी पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करना। और उस हवाले से मैं समझता हूँ
कि जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं, चाहे हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तलाफ हो, बशमूल PTI, बशमूल इमरान खान साहब, हम सियासी कैदियों को रिहा करें, मिसिंग पर्सन का मसला हल करें और सब सियासी कुव्वतों को मिला के हम एक कौमी मौक़िफ़ पेश करें कि जनाब हम चट्टान की तरह बैरूनी जारियत के ख़िलाफ़ खड़े हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है। एंड आई थिंक इमरान खान साहब अगर वो रिहा हो जाते हैं तो ही कैन बी अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एंड मोबिलाइजिंग द पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद सैयद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी साबिक़ सेनेटर, साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहतरम मुशाहिद हुसैन साहब की, और वाकई वो 2-3 बहुत अच्छी इन्होंने पंच लाइन्स दी हैं। और तो सबसे बड़ी बात ये जो कंट्रास्ट की बात की कि जी इंडियंस बहुत ही वाउंड अप नज़र आ रहे हैं, उनका मीडिया देखे, उनके चेहरों पे जो वहशत है, जिस तरह से वो गुफ्तगू करते हैं, एक तो बहुत तेज़ बहुत गुफ्तगू करते हैं और हर वक्त उनका अंदाज़ जो होता है लड़ने का होता है, और यही आपको उनके मीडिया में नज़र आता है, यही उनके सियासतदानों में नज़र आता है। तो जाहिर है कि उनको एक वो जोम भी है कि जी हम कोई बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं और रीजन में हमारी हेजेमनी होनी चाहिए, और उसके बालादस्ती के लिए वो एक अरसे से काम करने की ख़्वाह हैं। और ज़ाहिर उसमें एक जो मुल्क उनके सामने दीवार की तरह खड़ा है वो माशाल्लाह पाकिस्तान है, खड़ा रहेगा। और ज़ाहिर कि मुशाहिद साहब ने ये जो बड़े काम की बात की कि पाकिस्तान को अंदरूनी फ्रंट के ऊपर जो है हमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, हिज़्ब इख्तिलाफ को इत्मीनान में लेने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान में सियासी हलचल एक नज़र आ रही है उसको कम करने की, सियासी हिद्दत को कम करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान एक मुत्तहदा महाज यूनिफाइड जो है फ्रंट दे सके इंडिया के सामने। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और सेगमेंट में हमारे खुसूसी मेहमान हैं मोहतरम खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, और भारत का जब मामला आते हैं उसमें बड़ी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब अपना कीमती वक्त देने का। भारत ने जिस तरह हम देखते हैं कि सिफारती सतह के ऊपर कशीदगी को बढ़ाया है, क्या इससे इस बात का अंदेशा है, खदशा है कि वो जिस तरह उन्होंने फरवरी 2019 में कोई कार्रवाई एडवेंचरिज्म किया था दोबारा कर दे? देखिए, बात यह है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है, तो उसमें यह है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना स्पाइरल गोइंग अप द लैडर, ये जो बड़ा रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्टेट्समैनशिप, और जिस किस्म की हुकूमत हिंदुस्तान में इस वक्त है जी, और वो थ्राइव कर रहे हैं जिंगोइज्म पे, और बहुत सी माजी में भी लग रहा है कि अब तो उनके अपने लोग पुलवामा को क्वेश्चन कर रहे हैं। अपने करण थापड़ का अपने इंटरव्यू देखो होगा, जो उन्होंने गवर्नर उस वक्त के थे, आई थिंक सतपाल मलिक और ऐसा उनका नाम है। तो ये इसी तरह से मैंने देखा। तो मुझे जो शक है वो ये कि ये ट्रैप हो गए हैं, जो इन्होंने जिंगोइस्टिक अपना मीडिया पाला है, इंडिपेंडेंट मीडिया जो था, जैसे कि रिस्पेक्टेड भी था, जैसे NDTV या और भी बड़े लोग थे वहाँ, आई यूज्ड टू नो देम, और रिस्पेक्टेड लोग थे। लेकिन अब तो इस तरह लग रहा है कि आप वॉर रूम में है। पाकिस्तान का मैं टेलीविजन देख रहा हूँ आजकल, इंडिया का भी देख रहा हूँ, आई हैव टू सी, और मैं देख रहा हूँ जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, यहाँ भी लोग गुस्से में हैं, लेकिन वहाँ तो पागल हो गए कि नहीं ये हमला कर देंगे, खत्म कर देंगे, प्यास से मार देंगे, अब कि हम एयर की हो जाए, हम पानी रोक लेंगे। अजीब व गरीब। ये जो आप इसमें इंडिपेंडेंट मीडिया खत्म कर दें, और वहाँ कॉर्पोरेट मीडिया आ गया है, जो बड़े बड़े सेठ हैं वो मालिकान बन गए हैं, और वो जो मोदी साहब कहते हैं वो करते जाते हैं। जो खतरा है कि मोदी साहब और उनकी हुकूमत इसका खुद शिकार हो गए हैं, और उससे गलती हो सकती है। माजी में उन्होंने गलती की थी, और वो थी जब बालाकोट पे हुआ, उस पर एक को आपको याद होगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प उस कोरिया में थे, शायद नॉर्थ कोरियन लीडर मीटिंग सिंगापुर में थी या कोरिया में कहीं थी, नॉर्थ कोरियन लीडर से वो मिल रहे थे। जब वो उनका जहाज गिरा लिया गया, तो उन्होंने उस वक्त वहां से कहा कि ये इसको वाइंड डाउन कराया जाए। फिर किताब छपी है इनकी, जो उस वक्त के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल उनके थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो, उन्होंने ये कहा है कि एक रात मुझे उठाया गया, मैं सो रहा था, अ टॉप इंडियन ऑफिशियल rang me and said, जब ये उतना उन्होंने कर दिया था, पाकिस्तान did respond, तो उन्होंने कहा जी हमें तो मूवमेंट, वो खतरा कुछ और है कि अब वहाँ तो कोई न्यूक्लियर मूवमेंट्स हो रही है। मुझे नहीं पता उनकी बात सच्ची भी थी या नहीं, जी। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा, और पोम्पियो ने कहा कि मैंने दोनों तरफ रिंग की और आई कूल डाउन द थिंग।
अब पॉइंट ये है कि इस सिचुएशन में जब माजी में भी इतनी तेजी में वो पुलवामा में बड़े थे जिसपे इंडिया में अब क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो ये इनकी इंटेंशंस आर वेरी मच डाउटफुल, क्योंकि ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। कोई स्टेट इलेक्शन हो, कोई नेशनल इलेक्शन हो, हर महीने कोई स्टेट इलेक्शन है, दूसरे महीने हो जाता है। इनसे गलती हो सकती है, लेकिन उसका जवाब मैं अपने तजुर्बे पे आपको दे सकता हूँ कि ये बिल्कुल कमेंसरेट से ज्यादा ही जवाब आएगा और फौरन तकरीबन आएगा। इसका मुयब साहब ने माजी का है एक एग्जाम्पल कि अनफॉर्चुनेट बॉम्बे इंसिडेंट वाज टेरेबल जो बॉम्बे पे हुआ, लेकिन उसके बाद जो भी होशमंद लोग थे पाकिस्तान इंडिया में, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, वो जंग रोकना चाह रहे थे। तो लेकिन जो अजीब नहीं, आपको याद होगा 2002 में बड़ा बिल्डअप किया था उन्होंने, मुशर्रफ साहब के दौर में किया था। फिर पाकिस्तानी आर्मी जो मोबिलाइज हुई, आई टू आई देख रहे थे कितने अरसे तक, 11 महीने जी, 11 और इट वाज कॉल्ड ऑपरेशन जी। उसने उस वक्त कॉल ऑफ किया जब जॉर्ज फर्नांडिस ने एडमिट किया। एक तो इतना ज्यादा कॉफिन्स उनको बनवाने पड़े एट द स्टेट एक्सपेंस, को लोगों को उस पर ही सवाल उठने लगे। फिर विदाउट अ सिंगल शॉट बीइंग फायर्ड वो 2000 या 3000 बंदा उनका मारा गया था। वो ऊंचा कर देते हिंदुस्तान में मीडिया, एस्केलेशन बहुत करते हैं। आपने बड़ा अहम, क्योंकि वक्त बहुत महदूद है, मेरे पास 2-3 अहम सवाल हैं। आपने बहुत अच्छा ये उठाया कि जो उनका जो मीडिया का जो मतलब है प्रेशर है, उससे बिल्कुल एक दीवानगी हिस्टेरिया वहाँ पे वो किया हुआ है। लेकिन आपको याद होगा आपके ज़माने में व्हेन यू वर फॉरेन मिनिस्टर, उससे पहले भी मुशर्रफ साहब के दौर में साउथ एशिया को कहा जाता था जी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में 2 बड़ी जंगे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एक यूक्रेन और रशिया का जारी है, एक हम मिडल ईस्ट को देख रहे हैं कि वो सुलग रहा है। आपको लग रहा है कि जो हिंदुत्वा की लीडरशिप है, जो इंतहापसंद हिंदू हैं, ये बड़े सगीर साउथ एशिया को उस जानिब धकेल रहे हैं कि कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, रिस्पॉन्स में उनकी गलती हो सकती है कि जी जी you and I are both wrong जी in you know but I do remember that I think German statesman, was it मुझे नाम याद आ जाएगा, was it Bismarck or somebody who said जो सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उससे पहले जंगें होती रही थी, so he said some damn pool in the Balkans. अब वो damn pool इजराइल है या साउथ एशिया है या पुतिन और वो है I don't know, but it's a terrifying situation जो इसे डेवलप कर रही है। So common sense demand कि पाकिस्तान इंडिया के जो दोस्त हैं और अभी तक खुशकिस्मती से हैं, बरतानिया रोल प्ले कर सकता है। लास्ट टाइम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रोल प्ले किया था, जैसे मैंने इंडिकेट भी आपको किया है, वो कोरिया में थे, उनके पॉम्पियो ने भी ये कहा है। फिर यह है कि अब अरब दोस्त जो हमारे हैं उनके हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। यूएई ने तो एडमिट किया है कि इट प्लेड अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग डाउन टेंशन। जब हमारा वो दोबारा सीज फायर के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ये वर्ड यूज किए गए थे, कोर इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज विल बी लुक्ड आफ्टर। तो ये सारी चीजें जो है उसमें यूएई ने, सऊदी अरेबिया कैन प्ले अ रोल, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के वहाँ गए हुए थे। तो मुझे उम्मीद और ख्वाहिश है कि अगर खुदा न खास्ता स्पाइरल बढ़ता गया तो फिर ये किधर जाएगा, आई डोंट नो। होपफुली म्यूचुअल फंड्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया will tell the Prime Minister of India to cool down his rhetoric, क्योंकि जिस तरह वो बात कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को तनकीद क्या उनको टारगेट बनाया है अपने दौर में, और उन्होंने अब तो पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश को भी उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन ने बिल्कुल सही कहा कि जो पाकिस्तान भारत के दोस्त ममालिक हैं वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं चीज़ों को डिफ्यूज़ करने में, लेकिन जहाँ पर हमारी ये उम्मीद होनी चाहिए कि जी डिप्लोमेसी, सिफारतकारी काम होगी,
उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें दुश्मन के हर हरबे का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। हम ये ना इंतज़ार करेंगे कि जी डिप्लोमेसी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो मेंटालिटी है, जो जंगी जुनून है, जिसका इशारा जो है कसूरी साहब ने किया, जिसका इशारा जो मीडिया का जिस तरह यरगमाल बनाया हुआ है वहाँ के बयानिए को मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने दिया, उससे अंदाज़ा ये होता है कि बाज़ औक़ात सैनिटी प्रिवेल नहीं करती। और जब दीवानगी आ जाए, तंग नज़र मुतासिब लोग हों, हिंदुत्वा की सियासत हो, वहाँ पर कहते हैं ना कि एक इंतहा पसंदी हो, कि मजहबी इंतहा पसंदी, जनूनियत हो, कि वहाँ पर भारत की जो दाखिली पॉलिसी है वो मुस्लिम कुश है और जो उनकी खारजा पॉलिसी है उसकी बुनियाद पाकिस्तान दुश्मनी पे है, तो फिर भारत से आप किसी भी हिमाकत की तवक्को कर सकते हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना होगा, हमारी अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम को, हमें, आपको, सबको अपने अपने महाज पर उसकी सबसे एक जो इस वक्त ज़रूरत होगी कि पाकिस्तान में इत्तेहाद और यकजहती जो है हम पैदा करके रखें। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, धमकियाँ देना और चीज़ है और इन धमकियों को अमली जामा पहनाना और चीज़ है। क्या भारत वाकई पाकिस्तान की तरफ बहने वाले 3 दरियाओं का पानी रोक सकता है? आज के तनाजुर में ये बड़ा अहम सवाल है। समझने की बात यह कि जिस सिंध ताश मुआहिदा 1960 में आलमी बैंक के ज़रिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाया था, इसके तहत जो है इंडस बेसन के 6 बड़े दरिया 2 हिस्सों में तकसीम किए गए, जिसके तहत जो मशरक़ी दरिया थे यानी कि रावी, ब्यास और सतलज वो भारत को मिले, जबकि 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। लेकिन भारत को इनका महदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली, मिसाल के तौर पे बहते पानी से बिजली बनाना। लेकिन भारत को ये यकीनी बनाना होगा कि इससे पाकिस्तान को पानी की जो फराहमी है वो किसी तौर मुतासर ना हो। भारत ने पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए सिंध ताश मुआहिदे को मुअत्तल करने का ऐलान तो कर दिया, मगर अमली तौर पर ऐसा करना क्या मुमकिन है? हमारा जो हम तो थोड़ी बहुत हमने तहकीकात की, उससे हमें तो मुमकिन नज़र नहीं आता, इसलिए कि इन दरियाओं की जोग्राफियाई और जो टेक्निकल हदूद ऐसी है कि ना भारत इनका पानी रोक सकता है, ना वहाँ कोई बड़े बंद या डैम बना सकता है। सिंध और चनाब का बहाव जो है ऊंचाई से ऐसे पहाड़ी, पथरीले और तंग रास्तों से होकर गुजरता है जहाँ हमवार ज़मीन ना होने की वजह से पानी रोकना जो है नामुमकिन है। और दूसरी तरफ लद्दाख की गहरी वादियों में डैम बनाना इंतहाई ख़तरनाक और महंगा अमल है। झेलम में कोई डैम बनाना यानी कि दरियाई झेलम पर कोई डैम बनाना जो है उसका मतलब ये कि आप जो है एक वसी ज़रक़े ज़मीन को जो है तबाह कर रहे होंगे और श्रीनगर जैसे गुंजान शहर को जो है वो आप डुबो देंगे। मगरबी दरियाओं के 170 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रोकने से पूरी वादी कश्मीर सिर्फ 1 साल में 7 मीटर तक सैलाब में डूब सकती है। साथ ही इन ताकतवर दरियाओं का रुख मोड़ना भी जो है मुमकिन नहीं, और ये पहली बार नहीं है। मोदी हुकूमत ने 2016 में भी पानी रोकने की धमकी दी थी, लेकिन हकीकत ये कि जी भारत के पास ऐसी कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है जिससे वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। तो जनाब, इसके साथ ही आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।